हेलो ऑल माय चैंपियंस। अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर सेकंड इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। अमेंडमेंट जो कि आपके चैप्टर नंबर सेकंड में आए हैं, टोटल 6 अमेंडमेंट्स आपके आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड में। अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा मैं, इन्हें बोलूंगा चेंजेस। जी हाँ, जो आपके मॉड्यूल में है वो चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो देखना। सबसे पहला जो चेंज है वो है आपका एक एग्जाम्पल ऐड किया गया है थ्योरी ऑफ कांस्टेंट में। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो एज इट इज है, बट यस एक एग्जाम्पल फर्दर ऐड किया है जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बेटर हो जाए थ्योरी ऑफ कांस्टेंट पे। जो आपका चेंज नंबर सेकंड है वो है आपका यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस तरह का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज करते हैं, सोर्स ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज बन जाता है। कंपटीटिव एडवांटेज में वो जेनरिक स्ट्रेटेजीज याद रखना। चेंज नंबर थर्ड की बात करें तो कॉन्सेप्ट इनसाइट्स, जहां अगेन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसके लिए होता है? सप्लायर्स के लिए होता है, अप स्ट्रीम कस्टमर्स के लिए। चेंज नंबर फोर्थ, चेंज नंबर फाइव, चेंज नंबर सिक्स, हमारा क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो 3 क्वेश्चंस आईसीएआई ने चैप्टर नंबर सेकंड में प्रीवियस मॉड्यूल से इन एडिशन में ऐड किया है। ये 3 क्वेश्चंस के सोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आईसीएस स्टडी मटेरियल का, वो आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज चेंज नंबर 6 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आरटीपी नवंबर का क्वेश्चन है। ये एक एक करके हम सब डिटेल में कवर अप करने जा रहे हैं। चेंज नंबर 1 इज थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट कहता क्या है, इसे आप पहले समझ लो। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका ओपीटी पे, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे। किस पे बेस्ड है? ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये कहता है इस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, इन्हें हमें कैटेगराइज कर लेना चाहिए बॉटलनेक में एंड नॉन बॉटलनेक। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये कहता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें आप क्लासिफाई कर लो बॉटलनेक एंड नॉन बॉटलनेक में। जो बॉटलनेक एक्टिविटीज, बॉटलनेक रिसोर्सेज होंगे उन्हें आपको 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन। एंड जो आपके नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज हैं इन्हें आप 100% यूटिलाइज नहीं करोगे। And yes, this bottleneck activity resources will depend on bottleneck. Means production schedule of non-bottleneck activities or non-bottleneck resources will be determined by bottleneck activities. Right? अब ये bottleneck क्या है ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब ज्यादा इसमें नहीं जाते, बट हम ये देखेंगे कि अब करना क्या है। राइट? तो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसे मैं आपको लेके जाता हूं ट्रेडिशनल के साथ। ट्रेडिशनल अगर होता तो ट्रेडिशनल क्या कहता है? ट्रेडिशनल कहता है कि जो आपकी मशीनरीज हैं, जो कि आपका रिसोर्स कंसिडर किया जा रहा है, वो हमेशा ऑपरेशनल रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए है और ये आपका बी, राइट? एंड इसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है एंड इसका 400 यूनिट्स। मार्केट में डिमांड अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये लो 5000 यूनिट्स का डिमांड है। तो आप क्या करोगे कि आप की जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब मशीनरी ए, वो आप 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग कटिंग करोगे। फॉर एग्जांपल कटिंग कर रहे हो, फिनिशिंग 400 यूनिट्स की हो पाएंगी। तो आपने क्या करा? कटिंग करके पाइलअप कर दिया। ट्रेडिशनल क्या कहता है? रोको मत इसे, आप इसे रोको मत, ये आपका ट्रेडिशनल है। वहीं अगर मैं ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दैट इज थ्योरी ऑफ कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग जाता हूं, तो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट्स क्या कहता है? थ्योरी ऑफ कांस्टेंट ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ
400 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करो। अगर 400 यूनिट्स आपके फिनिशिंग होते हैं तो आपकी कैपेसिटी क्यों ना 1000 यूनिट्स हो, मगर आपको 400 यूनिट्स बनाने चाहिए। दैट मींस अगर बी आपका बॉटलनेक है तो वही प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड करता है नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी का। नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी कौन सी थी? ए। ये आपका 100% यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्रीज आपके ज्यादा इकट्ठे होंगे तो उसे स्टोर करने के लिए आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद उसके हैंडलिंग कॉस्ट और अदर रिलेटेड कॉस्ट जो कि आपके ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे और सम काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर होगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ेंगे। तो उन खर्चों को रोकने के लिए आप OPT दैट इज ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हो। सेम यही चीज इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे समझते हैं। मशीन ए कैपेसिटी इज टू प्रोड्यूस 1300 kgs ऑफ मटेरियल पर आवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये हमारा 1300 kgs पर आवर प्रोड्यूस होंगे। देन प्रोसेस मटेरियल गोज टू मशीन बी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ए के बाद मशीन बी में जाएगा, प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा। मशीन बी कैपेसिटी इज टू प्रोसेस 1100 kgs ऑफ मटेरियल पर आवर। मशीन बी की कैपेसिटी कितनी है? 1100। इसकी कितनी है? मशीन ए की 1300। Of an input of 1200 kgs, 100 kgs of processed material must wait at a bottleneck machine, that is machine B, at the end of an hour of processing. मतलब यहाँ पे क्या है, इस जगह हमेशा 100 kgs of material होना चाहिए जो कि आपका A से प्रोसेस होके आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। So for each hour of processing 100 kgs of partly processed material accumulates। हर घंटे के अकॉर्डिंग 100 kgs of material accumulate रहेगा। ट्रेडिशनल व्यू, अगर ट्रेडिशनल व्यू की बात करें, ट्रेडिशनल व्यू कौन सा है? ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू। अगर इसकी बात करें तो इज दैट मशीन शुड बी वर्किंग कंटिन्यूसली। आपका जो मशीन है ना वो कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए। कहता है कि भाई साहब ये नॉन बॉटलिंग एक्टिविटीज एंड नॉन बॉटलिंग रिसोर्सेज, इसे भी आप 100% यूटिलाइज कर लो। अगर आप 100% यूटिलाइज करोगे, उसे बंद नहीं रखोगे, तो क्या होगा आपको पता है ना, आप ज्यादा इन्वेंट्रीज बनाओगे और वो फिनिश नहीं होगा। मशीन बी उसे उतना ही प्रोसेस कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो अल्टीमेटली मशीन ए कटिंग करके दिए जा रहा है, मशीन बी उसे फिनिश नहीं कर पा रहा है। तो कटिंग जो ज्यादा हुआ है उसे आपको स्टोर करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्री, पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सो इफ द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द अबव प्रोसेस इज 10,800 kgs, अगर 10,800 kgs का मुझे फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मशीन ए को वुड बी केप्ट इन कंटिन्यूस यूज ऑफ एंड ऑल 10,800 kgs वुड बी प्रोसेस्ड थ्रू द मशीन इन 9 आवर्स। सीधी सीधी बात है, 10,800 डिवाइडेड बाय 1300, so it would be 9 hours, right? And there would be a backlog of 900 kgs। 900 kgs क्यों? 10,800 और 9 आवर्स मशीन बी भी चलेगा, तो वो कितना प्रोड्यूस कर पाएगा? सिर्फ 1100 इंटू 9, तो 900 kgs आपके बैकलॉग्स रहेंगे। और पार्टली प्रोसेस मटेरियल इन द फ्रंट ऑफ मशीन बी, ऑल दिस मटेरियल वुड रिक्वायर, ये आपका 1200 होना चाहिए, राइट। ये आपका 1200, एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसे, जो कैलकुलेशन है इसे एक बार डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज 10,800 डिवाइडेड बाय 1200, यस इट्स 1200 ना कि आपके 1300, राइट। सो all this material would require handling cost and a storage space and create additional cost related to these non-value added activities. Its processing would not increase through throughput contribution. In fact, working capital will be blocked. इससे होगा क्या? इस एक्टिविटी से आपका कोई भी थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं होने वाला है। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का मतलब रेट, जिस रेट से, जिस स्पीड से मेरा मटेरियल सेल्स में, रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है, वो कहलाता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, राइट। थ्रूपुट दैट इज मटेरियल को कैसे हम पुट कर रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं, थ्रूपुट इनटू सेल्स या इनटू रेवेन्यू। सो दैट इज व्हाट, ये इस प्रोसेस से तो मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ने वाला, बट यस मेरा वर्किंग कैपिटल जो है वो जरूर ब्लॉक होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से बस ये आपको कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट क्या है, ओपीटी का कॉन्सेप्ट है। ओपीटी का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, रिसोर्सेज को बॉटलनेक और नॉन बॉटलनेक में डिवाइड कर लो। बॉटलनेक को 100% कैपेसिटी पे यूटिलाइज करो, नॉन बॉटलनेक को कभी भी पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते हम। अगर करते हैं तो वो पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्री होगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, एडिशनल स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ेगी, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ये सारे खर्चे आपके बढ़ेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत सिंपल है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का बड़ा ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, राइट। नाउ मूव करते हैं अपने चेंज नंबर सेकंड पे। चेंज नंबर सेकंड क्या है, क्या ये कहता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एससीएम। यहाँ पे एससीएम का मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। कैसे एक सोर्स ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज बन सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सोर्स ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज। कंपटीटिव एडवांटेज जैसी है आपको, आपके माइंड में दो स्ट्रेटेजीज, जेनरिक स्ट्रेटेजीज कौन सी घूम रही होंगी? यस, बिल्कुल सही आपने गैस करा, वो है आपका कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बट हेयर इज अ ट्विस्ट। अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ा हो चैप्टर नंबर फर्स्ट का, तो वहां पे आपने एक और स्ट्रेटजीज ऐड कर ली है। जी हाँ, अब हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। तो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट का अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है, वो जाकर जरूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैप्टर नंबर फर्स्ट के अमेंडमेंट का, तो वो आप वहां से भी लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। वहां पर आपने एक और अमेंडमेंट पढ़ा है। वो अमेंडमेंट क्या है कि अब आपके 3 स्ट्रेटेजीज हैं, 3 जनरल की स्ट्रेटेजीज हैं। तीसरा स्ट्रेटेजी है वो फोकस स्ट्रेटेजी है। जी हाँ, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और तीसरा फोकस स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम बात करेंगे, राइट। अब आप इस बात को समझना, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हर एक चैप्टर में आप देखोगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी हमने कहा देखा, तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को रिलेट विद कॉन्सेप्ट। यहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कोरिलेट किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं जरा क्या कहता है। ये कहता है, सबसे पहले बताता है कि टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है जिससे कि हम डेवलप कर सकें, मेंटेन कर सकें, मेंटेनेंस कर सकें, या यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किस चीज का? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो रुक गई तो फिर काम हो ही नहीं सकता कुछ। इज टू रेफर्ड एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इज द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर, कोई सा भी कंप्यूटर हो, even your mobile phones is also a right computer, storage, networking and other physical devices। स्टोरेज के लिए अगर मैं कोई हार्ड डिस्क यूज करता हूँ, कोई सिस्टम यूज करता हूँ जहाँ पे मैं स्टोर कर सकूँ। नेटवर्किंग या स्टोरेज के लिए इवन यू कैन टेक द गूगल ड्राइव्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेटवर्किंग कैसे आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स कनेक्ट हैं। and other physical devices, infrastructure, processes to create, process, store, secure and exchange all form of e-data। In 1989, Earl developed a framework to analyze the linkages between the 3 interrelated types of strategy। The first domain of information system is to concern with securing adequate information handling द वेरियस टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे देखना, ये पहले 3 इन्होंने बताया कि 3 इंटर रिलेटेड टाइप्स हैं। वो 3 इंटर रिलेटेड टाइप्स हैं कौन कौन से? सबसे पहला बताया इन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा बताया सेकंड डोमेन इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, IM, और तीसरा डोमेन बताया इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो सबसे पहले जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंसर्न विद सिक्योरिंग एजुकेट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग the various tasks of the organization। For example, अगर मैं बात करूं परचेज डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं HR डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, राइट। तो इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है? इज कंसर्न विद सिक्योरिंग एजुकेट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वेरियस टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके परचेज रिलेटेड टास्क हुए ना, कि आपका सप्लायर कौन है और उसके कोटेशंस क्या हैं, कितनी क्वांटिटी होगा, हमारा परचेज बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा कंसर्न है,
विद रिस्पेक्ट विद द सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट के अलग वेरियस टास्क हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सबके अलग अलग फंक्शंस एंड टास्क हैं, तो सब के अलग अलग फंक्शंस को सिक्योरली हैंडल करना इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अब जो आपने कैप्चर कर लिया, अगर मैं फर्स्ट को बोलूं इंफॉर्मेशन सिस्टम तो वहां पे एक तरह से कैप्चरिंग है। अब उसके बाद इसका क्या है, आई एम इज कंसर्न विद मैनेजिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अक्रॉस थ्रू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कैसे आप मैनेज करते हो उन रिसोर्सेज को, कैसे स्टोर किया जा रहा है। Third domain is information technology. Information technology is concerned with ensuring that the technology itself works and that is made available to those who wishes to use it. That means technology, information, IT system means whenever a manager wants to assess some data, assess some information, that should be readily available in the form of formats. MIS रिपोर्टिंग, जो आपकी MIS रिपोर्टिंग है, एंड रिपोर्टिंग्स हैं, वो कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एंड रिपोर्टिंग को कहा जा रहा है क्या, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आज के टाइम पे अगर मैं कोई यूजर हूं और मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली गया और मुझे देखना है कि लास्ट मंथ का परचेज कितना है, राइट, या लास्ट मंथ का परचेज बजट कितना है, वो जैसे ही मैंने किया मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, वो एज अ मैं यूजर हूं, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मेरा कंप्लीट कराएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो आई होप सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशंस हैं, वो आपको क्लियर है। ज्यादा नहीं भी ध्यान दोगे तब भी चलेगा, ठीक है, बस यहाँ पे दिया हुआ था तो उसे एक्सप्लेन किया गया है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं करोगे तब भी चलेगा। किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जी हाँ, इस चीज पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। तो यहां पे क्या कहता है, आईटी सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपका कंपटीटिव एडवांटेज। तो कंपटीटिव एडवांटेज कहां से गेन होगा, कॉस्ट लीडरशिप से, डिफरेंशिएशन से, और तीसरा जो है, ये तो भाई साहब बिल्कुल ऐसा है कि अगर इसे अब छोड़ते हो ना तो आप गलती करोगे, ये अमेंडमेंट है, राइट, क्या है ये, ट्रू अमेंडमेंट है। फोकस अभी तक ना कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जो प्रीवियस मॉड्यूल्स देखोगे उसमें आपका फोकस स्ट्रेटेजी था ही नहीं कि वो आपका कंपटीटिव एडवांटेज में काउंट हो, अब यहाँ पे फोकस स्ट्रेटेजी को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो देखो, इफ इट इज आइडेंटिफाइड विच जेनरिक स्ट्रेटेजी an organization is presently following to promote their product or service, it should be possible to define a role for IAS to improve. अगर मुझे ये पता चल जाए कि कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, तो ये डिसाइड किया जा सकता है कि क्या रोल होगा आईटी सिस्टम का। बात समझ में आई, नहीं आई, चलो समझते हैं कि करके। अगर सपोज करो पहली स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, तो आईटी सिस्टम का रोल क्या होगा, बात समझना, रोल क्या होगा आईटी सिस्टम का। स्ट्रेटेजी का एम क्या है, पर्पस क्या है, स्ट्रेटेजी कहती क्या है, स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जो भी आपके टोटल इंडस्ट्री में कंपटीटर्स है ना, उनमें आप कॉस्ट को लीड करो, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट कम होना चाहिए, राइट। अब आपको आपका अगर कॉस्ट कम होना चाहिए, ये आपका एम है, तो रोल आईटी को पता चल गया, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपना रोल पता चल गया कि अब मेरे को रोल क्या परफॉर्म करना है, कि मुझे कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, कुछ ऐसा सिस्टम देना है जिससे कि कॉस्ट कम आए। तो यहां आप अगर इन्वेंट्री, आप समझना, यहां पे अगर ड्राइविंग डाउन इन्वेंट्रीज लेवल विद द असिस्टेंस ऑफ आईटी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, अगर असिस्टेंस ऑफ आईटी के साथ, आईटी के हेल्प से अगर मैं अपनी इन्वेंट्री के लेवल को नीचे बनाकर रखूं, नीचे के मतलब जब जरूरत पड़े उतना मंगाओ, जब जरूरत पड़े उतना ही मंगाओ, फिनिश गुड्स मेरे पास पाइलअप ना हो, WIP पाइलअप ना हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल कॉस्ट में सेव करेगा। So basic objective of this strategy is to outperform competitors industry wide in the terms of the product cost. Therefore, the managerial attention is on the cost reduction of this strategy, right? तो आई होप सो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है, तो रोल क्या प्ले होगा आईटी सिस्टम का।
बात समझ में आई? आईटी सिस्टम का रोल क्या बन जाएगा? कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कम करना है और सीधा सीधा हिट करना सबसे पहले कहां पे? इन्वेंट्री लेवल को। ठीक है। सेकंड आपका कौन सा है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब हम ना भीड़ से बिल्कुल अलग करते हैं काम। डिफरेंशिएट करना। अब वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और आईटी सिस्टम का रोल क्या होगा? अब मुझे समझ में आ गया पर्पस क्या है इस स्ट्रेटेजी का। पर्पस क्या है? अपने आप को डिफरेंशिएट करना, अपने आप को अलग करना। तो ब्रांड इमेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और कस्टमर को ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के भी हो सकते हैं। ठीक है, कि ताकि कस्टमर ना मना ना कर सके वो प्राइस पे करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे द स्ट्रेटेजी नीड एन एक्सक्लूसिव position in an industry through providing value to customers that cannot be offered by any competitors. वो कोई और कंप्यूटर ऑफर ही नहीं कर सके। The possible area of differentiation range from technology। अब किस तरह से होगा differentiation, इस बात को देखना। Range from technology to brand image and a distribution network, and the possible area of differentiation range from technology to brand image, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। टेक्नोलॉजी से कैसे हो सकता है? अब आप बात समझना, टेक्नोलॉजी से अगर अगर आप बात करो जो आपके एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस एक तरह से आपके लिए टेक्नोलॉजिकली वर्क कर रहा है, वो बेटर है आपका बाकी कंप्यूटर से, तो एडवांटेज आपके लिए प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट्स पे लिस्टेड है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे लिस्टेड हैं, तो वो आपको कंपटीटिव एडवांटेज देगा। दैट मींस टेक्नोलॉजी अगर आपकी बेटर है तो दैट विल गिव यू अ डिफरेंशिएशन एडवांटेज। ठीक है, कॉस्ट की टर्म में बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। ब्रांड इमेज, डेफिनेटली वो अगर आपके ब्रांडिंग के लिए आईटी को यूज किया जा सकता है, ब्रांडिंग के लिए भी ब्रांडिंग इमेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट मींस हाउ यू distribute your finished goods और you reach to your customers। कैसे आप आईटी को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंडिंग के लिए आईटी सिस्टम बहुत रोल प्ले करता है। A way of differentiating may be to make ordering process smooth as far as possible. This can be done by providing an online information service followed up by a simple online ordering process. एक ordering process, simple online ordering process अगर रख दिया जाए तो इससे होगा क्या आपका? This will definitely differentiate your ordering process. ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने अपने एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करना है पूरे इंडस्ट्री में। देन फोकस स्ट्रेटेजी क्या कहता है? फोकस स्ट्रेटेजी ये कहता है, फोकस स्ट्रेटेजी आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर कस्टमर पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज, दैट मींस बहुत ही निच सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए, राइट? ठीक है, जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मुझे कौन से प्रोडक्ट पे निच सेगमेंट मेरा क्या होगा, मार्केट सेगमेंटेशन जैसे ही आप कर लेते हो और ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए काम करना है या इस मार्केट के लिए काम करना है या इस सेगमेंट के लिए काम करना है, देन उसके बाद आपको स्ट्रेटेजीज लगानी होगी। और स्ट्रेटेजीज कौन सी लगेंगी? ऊपर की दो, वो कौन सी है? कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो आप चूज करोगे, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि मुझे मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ेगा फोकस स्ट्रेटेजी में, निच सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा। सो a particular buyer group can be targeted specifically by market segmentation. Superior competitive position can be attained through both lower cost or differentiation. The opportunities for IT include providing access to customer information, trend क्या है, competitor कौन है, to gain a competitive thrust and exclude competitors, right? तो ये था आपका चेंज नंबर सेकंड। चेंज नंबर थर्ड की बात करते हैं। चेंज नंबर थर्ड जो है वो आपका है कॉन्सेप्ट इनसाइट, और कॉन्सेप्ट इनसाइट द यूज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अ डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ कुछ पढ़ा तो है आपने, कुछ कुछ पढ़ा है शायद ऐसा। जी हाँ, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये आपका सप्लायर
के लिए होता है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका कस्टमर के लिए होता है। तो डाउनस्ट्रीम सप्लायर, अपस्ट्रीम आपका कस्टमर। यहाँ पे सप्लायर की अगर बात करते हैं तो सप्लायर अब जो स्टेजेस हैं जो यहाँ पे वो इस तरह से हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, then product development, and distribution. राइट तो सबसे पहले आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होगा? डेफिनेटली आपका परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योर डिपार्टमेंट, उसी का काम होता है प्रोक्योर करना। तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या यूजफुल है, कैसे आईटी सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है? तो आप बात समझना यहाँ पे, अगर जो मेरा प्रोक्योरमेंट है वो ग्लोबल बेसिस पे, मतलब मैं जो अपना रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स मंगाता हूँ ना, इस कंट्री से तो मंगाता ही नहीं, दूसरे किसी कंट्री से मंगाता हूँ, ग्लोबल सोर्सेज है मेरे, तो वहाँ पे आईटी सिस्टम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। To enable the flow of manufacturing, management process and development of new product, organization have to make strategic plans. उन्हें strategic plans बनाने पड़ेंगे along with its supplier. Supplier के साथ साथ उन्हें strategic plans बनाने पड़ेंगे। अगर global firm है, sourcing में भी manage on a global basis. Sources जो हैं वो आपको manage करने पड़ेंगे global basis पे. The desired outcome in relationship with both parties benefit and a result in reduction in time. इससे benefit मिलेगा दोनों ही parties को, मतलब मेरी कंपनी को भी मिलेगा और सप्लायर को भी मिलेगा। और क्या बेनिफिट होगा इसके साथ साथ? टाइम रिडक्शन होगा। जी हाँ, अगर आप आईटी सिस्टम यूज करते हैं टाइम रिडक्शन जरूर होगा आपका। तो अगर आप देखो तो अगर मैं ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यूज करता हूं तो जो आपके डाटा हैं वो इंटरचेंज होंगे इलेक्ट्रॉनिकली बहुत फास्ट, स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो परचेज बजट है वो शेयर रहता है किसके साथ? अपने सप्लायर के साथ, राइट। उसे पता है कि मेरा करेंटली प्रोडक्शन शेड्यूल क्या चल रहा है और स्टॉक लेवल क्या चल रहा है, वो शेयर रहता है आपका किसके साथ? सप्लायर के साथ। सप्लायर उसे चेक करता रहे तो उसे जैसे ही दिखता है कि यस रीऑर्डरिंग लेवल टच कर चुका है, नाउ दे हैव टू प्रोवाइड द मटेरियल टू दी कंपनी, राइट। तो यहां पे the desired outcome is the relation, ये हो गया development of rapid communication systems such as EDI and internet linkage। किन दो चीजों की जरूरत है? एक आपका EDI, दूसरा इंटरनेट। टू कन्वे द पॉसिबल रिक्वायरमेंट फास्टर, जिससे कि हम पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो कंपनी की है वो फास्टर तरीके से कर सकें। मे बी डेवलप्ड बाय द परचेसिंग डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रिसोर्स प्लानिंग, सप्लायर सोर्सिंग, negotiation, order placement, inbound transportation, storage handling, and a quality assurance, etc. have to be done, many of which include responsibility to coordinate with the supplier on a matter of scheduling, supply continuity, hedging, and research into the new source or program. अब यहाँ पे देखना रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में क्या होगा? आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि जो आपके परचेजेस हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दैट मीन्स मशीनरी है, मटेरियल है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, वो आप कितना परसेंट ऑफ कैपेसिटी प्लान कर रहे हो यूज करने के लिए, यूटिलाइजेशन। सप्लाई सोर्सिंग, कौन सा सप्लायर चूज किया जाएगा, कहां से मटेरियल परचेज किया जाएगा, लोकेशन दैट इज वेदर कंट्री में या फिर ग्लोबल बेसिस पे। सप्लाई सोर्सिंग, लोकेशन क्या होगा, सप्लायर कौन होगा, स्क्रीनिंग भी होगी, सिलेक्शन भी होगा सप्लायर का। नेगोशिएशन, रेट पे नेगोशिएशन होगा या क्वालिटी अगर हम हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है तो वो उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्जेस कितना पे करने के लिए तैयार है। ऑर्डर प्लेसमेंट, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, किसका इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, खुद के अपने ट्रक्स लगाने या बाहर से हमें आउटसोर्सिंग करना है। स्टोरेज, हैंडलिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सेट्रा, राइट।
In recent times, procurement has become a core source of drive value. Second is manufacturing flow management process. Based on the past trends, that is trends, the manufacturing process produces and supplies products to the distribution channel. Flexibility in manufacturing process in order to respond to the market changes is a must. इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. दैट मीन्स जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, मार्केट डिमांड आपके फ्लक्चुएट्स होते हैं, कस्टमर का मार्केट डिमांड जो आपका अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो. मार्केट में डिमांड कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन को कैसे स्लो डाउन कर सकते हो. Orders are processed operating in just on time basis. That means जितना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस करो, ओवर प्रोडक्शन मत करो. In a minimum lot size, shorter cycle time would mean improved responsiveness and efficiency in meeting customer demand. This process manages activity related to planning, scheduling, and is supporting manufacturing operations such as work in progress, storage handling, transportation, and time phasing of components, inventory at manufacturing site, etc. The third one is product development and commercialization. Product development and commercialization. Here, customers and suppliers must be integrated into the product development process in order to reduce the time to market. For the firm to have a competitive edge as a product life cycle gets shorter, the appropriate product and services should be developed and successfully launched even at a shorter time schedule. जितना आपका product development time छोटा होगा, shorter होगा, वो मेरे लिए competitive edge होगा. Right? So according to Lambert and Cooper 2000, managers of the product development and commercialization process must closely coordinate. और closely coordinate के लिए क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? IT system with a customer relationship management so that they are able to identify customer articulated needs, select material and suppliers with aggregate procurement, enhance production technology in the manufacturing flow to manufacture and integrate into the best supply chain flow for the given combination of product and market. And yes, ये possible है ही नहीं without IT. Mixing the supplier of the new product development process was shown to have a major impact on the product target cost, quality, delivery, and a market share. Tapping into supplier as a source of innovation requires an extensive process characterized by development of a technology sharing, but also involves managing intellectually property issues. Then the fourth one is the last, physical distribution. This concerns the movement of a finished product or services to customers in physical distribution. अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आप अपने फिनिश गुड्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हो. कस्टमर इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मार्केटिंग चैनल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ईच चैनल पार्टिसिपेंट्स मार्केटिंग एफर्ट. It is though the physical distribution process that the time and the space of the customer service becomes an integral part of the marketing. Thus, it links marketing channel with its customers. So, अल्टीमेटली जो आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं वो कस्टमर के साथ लिंक हो जाते हैं यहाँ पे आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में. राइट तो ये था आपका थर्ड चेंज. इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 3 चेंजेस हैं वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं. न्यूमेरिकल दैट मींस क्वेश्चन बेस्ड है. न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें थ्योरी आपका इन्वॉल्व है. सो दीज आर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4, चेंज नंबर 4th, 5th एंड 6th. दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ योर ICI स्टडी मटेरियल जो कि ICI ने ऐड किया है. चेंज नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 2nd, ICI स्टडी मटेरियल पेज नंबर 2.42 पे आप रेफर कर सकते हो. CEO ऑफ P Limited जो कि बहुत कंसर्न है उनके रिसोर्सेज, जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं करंटली स्पेंड ऑन कस्टमर वारंटी क्लेम्स. कस्टमर बहुत ज़्यादा वारंटी क्लेम्स कर रहे हैं एंड जो इनके बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस पे लोगो लगा हुआ है सेटिस्फैक्शन गारंटी और मनी बैक एंड द कस्टमर आर क्लेमिंग फुल ऑन वारंटी. राइट एंड P Limited is having difficulty in competing X Limited. compete करने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है X Limited को. क्यों? क्योंकि जो X Limited की क्वालिटी है वो P Limited की नहीं है and P Limited does not enjoy the high quality reputation. Or since the warranty claim is also very high, the CEO of P Limited would like to evaluate what costs are being incurred to ensure quality of the product. कौन से cost ऐसे incur किए जा रहे हैं जो कि आपके product की quality के लिए incur किए जा रहे हैं.
The following information collected from the various departments within the company relating to 2019-20, आपको दे वारंटी क्लेम्स, ये मैंने क्लासीफाई आपके लिए पहले कर रखा है. वारंटी क्लेम्स, एक्सटर्नल एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रिवेंटिव रीवर्क, इंटरनल लॉस ऑफ प्रॉफिट एज योर एक्सटर्नल and cost of rejected units, internal sales return processing is your external, and testing is your appraisal, right? Amounts दिए हुए mention किए हुए for the year 2020-21. CEO is considering spending the following amount of a new quality. जो ऊपर की information है ये आपके already incurred हो चुके हैं. ये amount incur करने के लिए सोचा जा रहा है. Proposal एक तरह से program है. तो यहाँ पे inspection raw material किया जाए जो कि अप्रेजल कॉस्ट कहलाएगा. री इंजीनियरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट कहलाएगा. सप्लायर स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये आपका प्रिवेंटिव कहलाएगा. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लांट इक्विपमेंट, ये भी आपका प्रिवेंटिव. तो देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट में किया जा रहा है. जाहिर सी बात है इंटरनल फेलियर कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, राइट? दे आर द रिजल्ट ऑफ investment in preventive and appraisal cost. So P Limited expects the new quality program to save the cost of the following amount. Reduction in loss of profit from the lost sales due to impaired reputation 8 lakh rupees. Savings MBA. External internal की बात कर, reduction in rework cost ये internal है 2,50,000. Reduction in warranty cost external 3,25,000. Reduction in sales return processing 1.5 lakh external. Required, prepare a cost of quality statement for the year 2019-20 showing the percentage of the total cost of quality incurred in each cost category. Prepare a cost benefit analysis of the new quality program showing how the quality initiative will affect each cost category. State how the manager trade offs among the 4 category of quality cost. ठीक है, ओके, ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स. एक एक करके देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या कहलाता है. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना है और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनकर्ड इन ईच कॉस्ट कैटेगरी. तो हमारे 4 कैटेगरी होते हैं, प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल, फेलियर. क्लासिफिकेशन में ऊपर ही कर चुके हैं. माइंड में ये आ रहा होगा आपके कि क्या ये भी कंसिडर करना है? नहीं, ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सेकंड पार्ट में जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया हमने, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज अपने कैलकुलेट करने टोटल बेसिस पे. सेकंड में क्या करना है? सेकंड में ये हमारा कॉस्ट इनकर होगा, प्रिवेंटिव और अप्रेजल में कॉस्ट इनकर होगा. सेविंग्स जो हमें दिखाई देंगे वो सेविंग्स इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में. अगर कंपेरेटिव बेसिस पे बना लो तो कंपेरेटिव बेसिस पे बहुत फायदेमंद रहेगा. कंपेरिजन करके बता सकते हो कि नेट एडिशनल बेनिफिट है या लॉस है, राइट? तो आपको यहाँ पे टोटल सेविंग और कॉस्ट फ्रॉम द क्वालिटी प्रोग्राम ये निकाल लिया आपने, right? You have to compare, see your preventive appraisal cost, इसमें आपने कितना किया इनकर और आपका सेविंग्स कितना हुआ, एंड नेट टोटल सेविंग्स जो है वो 5,55,000 की है. थर्ड पार्ट कहता है ट्रेड ऑफ. स्टेट हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ्स द अमंग द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट रिड्यूसेस इंटरनल फेलियर कॉस्ट. जाहिर सी बात है जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे इंटर्न प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट में उतना ही आपका इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम होंगे. Costs incurred before actual production begins to prevent the defect and other product quality issues are known as preventive cost. In the given example, re-engineering production process, screening certification of suppliers, and preventive maintenance of equipment are preventive costs. Likewise, appraisal costs are incurred ensure that activities conform to the desired quality requirement. They are incurred at in all stages of the production. In the given example, inspection of raw material is an appraisal cost. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे ये आपको ये बताया हुआ है कि आपका दैट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट कौन से हैं और अप्रेजल कॉस्ट कौन से जो हमने ऊपर क्लासीफाई किए हैं. While the preventive cost and appraisal cost would not directly improve the quality of the product, जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली इंप्रूव नहीं करते हैं, बट यस इनसे हमारे इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर रिड्यूस होते हैं. They would definitely reduce internal failure cost like rework cost or external failure cost like sales return or a warranty claims. प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट डायरेक्टली कॉस्ट रिड्यूस नहीं करते, वो इम्पैक्ट करता है आपके इंटरनल फेलियर कॉस्ट पे और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट पे. These would also enhance the reputation of the product for its standard of quality, और reputation brand image भी better बनाता है आपका. Conversely, it follows the internal failure cost may be preferable to external failure cost since it affects the company's brand image. कहने का मतलब internal failure cost कंपनी फिर भी bear कर सकते हैं मगर external failure cost bear नहीं कर सकता क्योंकि वो कंपनी के brand reputation पे hamper होगा, impact करेगा.
Cost incurred to ensure conformance to quality will ensure higher chances of detection defects in the product. Cost of conformance, that is preventive and appraisal, जितना ज़्यादा होगा वो आपके डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. At the same time, ensuring zero defect rate, अगर आपको इंश्योर करना है जीरो डिफेक्ट रेट, may require huge resources and therefore may be costly. जीरो डिफेक्ट पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है. इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है कि बेटर है कि आप डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करना इनकर कर लो. इंस्टेड कंपनी में हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, बात समझना, इंस्टेड जीरो डिफेक्ट से बेटर ऑप्शन क्या है? एक तो ऑप्शन ये हो गया कि जीरो डिफेक्ट पे जाएं, दूसरा ऑप्शन है या तो आपके पास एबिलिटी हो टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट इनकर ड्यू टू रीवर्क, वारंटी क्लेम्स और लॉस सेल्स, राइट. देयरफॉर देयर मस्ट बी अ डिटरमाइन, दे मस्ट डिटरमाइन अ रीजनेबल थ्रेशोल्ड. एक थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करना पड़ेगा डिफेक्टिव रेट का कि हम इतने परसेंटेज डिफेक्टिव एक्सेप्टेबल है हमारे लिए. अ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये एक नॉर्मल कॉस्ट होता है बिजनेस ऑपरेशन का. टूल्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन मैनेजमेंट लाइक TQM will help in determining the optimum cost of quality that the company is willing to bear, right. तो डेफिनेटली एक टूल यूज करना पड़ेगा, उस टूल का नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये हमें हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन कर सकें ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंपनी जो कि विलिंग हो बियर करने के लिए, राइट. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम COQ that the company is willing to bear. This creates an awareness of the quality that the company comes to expect from various processes. Things need to be done right the first time, consequently eliminating defects and waste from operation. At the same time, an in-depth knowledge of business process provides information that can help management set acceptable threshold limit for a reasonable level of defect it is willing to bear. इस बात को समझना. This create an awareness of the quality that the company comes to expect from the various processes. Things need to be done right the first time, consequently eliminating defects and the waste from operation. TQM एक tool की तरह अगर use करेंगे तो TQM क्या कहता है? Doing the things right at the first time will definitely eliminate the defects and the waste from the operation. At the same time, और साथ ही साथ क्या होगा? An in-depth knowledge of the business process provide information that can help management set acceptable threshold limit. इससे एक acceptable threshold limit set करने के लिए management के पास एक in-depth knowledge होगा and reasonable level of defect it is willing to bear. और एक बहुत ही reasonable level जो defect का हम bear कर सकते हैं, क्योंकि जीरो डिफेक्ट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इनकर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है. तो बेटर है कि एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर मैं बोलूँ तो बहुत एक्सेप्टेबल लेवल पे हम थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ कि यस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर हम बियर कर सकते हैं एक लिमिट में, बस बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए, राइट. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चेंज नंबर फोर्थ. change number fifth, question number fifth, पेज नंबर 2.52 आपका स्टडी मटेरियल का. एच ऑटोमोबाइल जो कि एक टॉप 20 बिजनेस हाउसेज में आता है. इट हैज बीन फाउंडेड इन ईयर 1930 एट द हाइट ऑफ इंडियाज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. द ग्रुप हैज illustrious history. H Fruitprints stretches over a wide range of industries spanning automobiles, two-wheelers manufacturers and three-wheelers manufacturers. H headquarters is located at Hyderabad. Bike production is one of segment of H Group. Management of H wants to analyze the following actual information for the April. Cost data दिया हुआ है. Customer complained center cost, that is per hour दिया हुआ है, ₹35 per hour. Equipment testing cost ₹18 per hour. Warranty repair cost 1560 per bike. मैन्युफैक्चरिंग रिवर्क कॉस्ट 228 पर बाइक. और क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही आपके लिए कर रखा है, दैट इज कस्टमर कंप्लेंट कॉस्ट, ये आपका सेंटर कॉस्ट, ये आपका एक्सटर्नल फेलियर. इक्विपमेंट टेस्टिंग is your appraisal, warranty repair cost is your external failure cost, manufacturing rework cost is your internal failure cost. Volume and activity cost data दिया हुआ है. Bike requiring manufacturing rework, bike requiring warranty repairs, production line equipment testing, customer complaint, center time. Additional information दिया हुआ है. Due to the quality issues in the month, the bike production line experienced unproductive downtime, और वो which cost 7,70,000 rupees, 7,70,000 रुपए इंटरनल फेलियर कॉस्ट है. ये क्या कहलाएगा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट डाउन टाइम.
H carried out a quality review of its existing supplier to enhance quality levels during the month at a cost of rupees 1,25,000. ये आपका preventive cost है. Required, prepare a statement showing total quality cost. Advise any two measures to reduce the non-conformance cost. Solution दिया हुआ है. Solution दिया हुआ है. Statement showing total quality cost. Particulars of cost, prevention cost, supplier review, appraisal cost. ध्यान देखना आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना है, और दूसरा आपको सेकंड पार्ट के रिक्वायरमेंट में एडवाइस करने टू मेजर्स दैट रिड्यूसेस द नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट. नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. कैसे रिड्यूस करने के लिए दो कौन से मेजर्स आप लोगे, राइट. वो डेफिनेटली आपका TPM एंड TQM, राइट. एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर के TPM एंड TQM आर द टू मेजर्स. तो पहले एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो, क्लासीफाई आप ऊपर ही कर चुके हो, और डायरेक्टली आपको कॉस्ट क्या है बस ऐड करना है. स्टेटमेंट तैयार आपका. सेकंड इज व्हाट, एडवाइस करना था. एडवाइस में मैंने आपको बताया कि एक आपका TPM एंड TQM, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं. दैट TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, ये आपका इक्विपमेंट, that is a system of maintaining and improving the integrity of the production and quality system through keeping all equipments the top working condition. जो आपके equipments हैं that should be maintained at top working condition. उनके हमेशा top working conditions में रखना चाहिए, जिससे कि breakdown ना हो और आपके प्रोडक्शन ना रुके और आपका क्वालिटी बेटर हो, राइट. सो टू मेंटेन एंड इम्प्रूव, जिससे कि आप मेंटेन कर सको और इंप्रूव कर सको क्या, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन. जो आपका प्रोडक्शन है वो कहीं पे भी ना रुके और क्वालिटी सिस्टम मेंटेन रहे. सो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एक सभी इक्विपमेंट्स को टॉप वर्किंग कंडीशंस में रखो, जिससे कि ब्रेकडाउन अवॉइड किया जा सके, डिले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ना हो. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मशीन्स इन एवरी डिविजन्स. कोई भी डिवीजन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेंटेनेंस हो, कोई भी डिविजन्स में हो, इक्विपमेंट मींस all equipments, and then planning and executing a maintenance program covering their entire useful life. In this scenario, इस scenario में अगर देखा जाए तो TPM will help in reducing internal failure cost. Internal failure cost कितना आ रहा है आपका, it is this, that is downtime and manufacturing rework. So in आपका अगर TPM अप्लाई करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट नहीं होंगे, डाउन टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग रिवर्क कॉस्ट नहीं होगा, विच कंस्टिट्यूट 25.95% ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट बाय कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग कंडीशन सो दैट देयर इज नो डाउन टाइम और मशीन ब्रेकडाउन एंड ensuring that all equipment run smoothly. If the machines work properly, the chances of rework will reduce, ultimately will also reduce the chances of warranty repair and a customer complaint, comprising 71.39% of the total quality cost, which is major part of the total quality cost. Second is TQM. Second is total quality management. आपका second कौन सा है, total quality management, that aims at improving total quality of organizational output, including goods and services, through continual improvement of internal practices. Its objective is to eradicate waste and increase efficiency without compromising the quality. Total quality management क्या है आपका, quality of organizational output. Organizational whatever it produces output should be of quality, whether in the terms of services or whether in the terms of the output, right, including good and services through continual improvement of the internal practices. Even the management practices should reflect the quality. Its objective is to eradicate waste. कहीं पे भी कोई waste दिखाई दे उसे हटाओ. Increase करो efficiency without compromising the quality. It requires that the company maintain this quality standards in all aspects of business by ensuring that that things are done right the first time, so that the defects and the waste are eliminated from the operation. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहता है, जो चीजें हैं, थिंग्स हैं, उन्हें पहली बार में ही अच्छा किया जाना चाहिए, जिससे कि आपके वेस्ट एलिमिनेट हो जाएं. It appears that H is not a TQM company at present due to huge disparity between conformance cost and non-conformance cost. जो आपके अगर देखा जाए तो सप्लायर रिव्यू एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, ये आपका कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है, एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस इज अ वेरी ह्यूज. तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है,
In order to make H to be successful, all staff at H must be engaged in improvement process and share in continuous improvement ethos. In order to establish a reputation as a high quality bike manufacturer, H must ensure staff are focused on quality and attitudes change towards the importance of conformance activity. For instance, H can conduct third-party inspection of raw material at a supplier's workplace, leading to maintenance of quality standards. Overall, while applying above two measures in H, consideration must therefore be given to the optimum balance between the cost of conformance and the cost of non-conformance. So there must be a optimum balance between cost of conformance and cost of non-conformance, जो कि यहाँ इस केस में नहीं है, बहुत huge disparity है. अगर आप cost of conformance compare करो cost of non-conformance से, तो अगर मैं देखूँ तो ये 57,79400 minus 28,800 minus 1,25,000 तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2,03,800 is your cost of conformance, and a remaining amount, that means 55 lakh amount, is for cost of non-conformance. There is a huge disparity और इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है. चेंज नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्लस प्राइसिंग डिसीजन, तीन कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके ये आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट. बहुत लेंदी क्वेश्चन जरूर है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर देखोगे ना, इसमें टोटल आपके 5 पार्ट्स हैं. 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, बड़े आराम से 20 मार्क्स के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. और ये इस लेंदी क्वेश्चंस को करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मेट को यूज करते हैं. वो कौन सा? विक्ट्री बुक का. जी हाँ, विक्ट्री बुक में बहुत सिंपल मैनर में, और आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में कर सकते हो, बहुत टाइम सेव होगा, एक आंसर का फ्लो बन जाएगा. इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है ना बच्चे का, तो पहले देख के ही हालत खराब हो जाती है, डर लगने लगता है, हिम्मत नहीं होती इतना बड़ा क्वेश्चन करने का. अगर शुरू भी कर दो तो खत्म नहीं होता, बीच में छोड़ देते हो. तो इस फॉर्मेट से करना, पूरा क्वेश्चन बहुत कम टाइम में होगा, फ्लो बनेगा आंसर का. और यस, डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आएगा इस रिक्वायरमेंट के लिए आंसर, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है वो एग्जैक्ट समझ कर आप कर सकते हो. प्लीज फॉलो आवर विक्ट्री बुक्स. विक्ट्री बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो उसे डेफिनेटली आप सॉफ्ट कॉपीज में भी ले सकते हो, राइट. सो रेफर दिस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम विक्ट्री बुक. Z produces two types of product Z and D at its manufacturing plant. Both the products are produced using the same material, machineries and skilled labor. Machine hours available for the year is 4,000 hours. Information relating to products are as follows. दिए हुए हैं आपके Z, D दिया हुआ है. Selling price, material cost, machine hours, maximum annual demand और online booking already accepted. एक्सेप्ट कर चुके हैं, मना नहीं कर रुके, आप मना कर भी नहीं सकते. थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है? ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल, लेट ऑर्डरिंग एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ओवर द रीसेंट प्रॉफिट, द सीईओ हैज सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्रूपुट अकाउंटिंग इन द कंपनी. द टोटल ऑफ ऑल द फैक्ट्री कॉस्ट इज रुपीज 1,42,60,000 एक्सक्लूडिंग द मटीरियल, राइट. ये फैक्ट्री कॉस्ट है आपका. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल, लेट ऑर्डर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, सीईओ ने सजेस्ट किया है थ्रूपुट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए. 5 रिक्वायरमेंट्स दिए हुए क्वेश्चन के. पहला रिक्वायरमेंट क्या कहता है? पहला रिक्वायरमेंट कहता है यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग. अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग आप यूज करते हुए प्रिपेयर करना है एक स्टेटमेंट जिससे कि आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, यानी कौन सा प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए ये डिसाइड करो, और मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर. मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रोडक्ट की रैंकिंग करोगे और फिर वो प्रोडक्ट बनाओगे जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट हो गया. लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग में मटेरियल ही माइनस होता है. वेरिएबल कॉस्ट इज ओनली एंड ओनली मटेरियल कॉस्ट, राइट. दैट इज मटेरियल, द रेट एट विच मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू और सेल्स. सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रॉफिट. क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट किया है? तो रिकमेंड करना है ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट. वो ऑप्शन रिकमेंड करना है जिससे कि आप अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट को अवॉइड कर सको.
फोर्थ में लिस्ट करने वेरियस वेज थ्रू विच प्राइस कस्टमाइजेशन कुड बी डन। फिफ्थ में गिवन that the products Z and D are respective in the maturity stage and the introduction stage of their life cycle, state the most appropriate pricing policies that could be followed by Z for Z and D as per their life cycle. Answers दिए हुए answer statement of the for optimum product mix and maximum profit. Statement showing maximum hours दिए हुए यहाँ पे product Z and D, maximum demand 2000 units 1600 units, right? आप क्या करोगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर्स बनाओगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और टोटल आपके आवर्स जितने आते हैं रिक्वायरमेंट होंगे वो, मेरे पास अवेलेबल कितने आवर्स हैं, टोटल 4000 आवर्स ही अवेलेबल है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मशीन आवर्स और नॉट। हाँ जी, मशीन आवर्स की शॉर्टेज है, 480 आवर्स की शॉर्टेज है, तो इसका मतलब ये कि मशीन आवर्स मेरे बॉटलनेक है, राइट, इज अ बॉटलनेक एक्टिविटी। तो बॉटलनेक एक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे लिए की फैक्टर बन गया सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट ही माइनस किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जैसे ही आप थ्रूपुट पर यूनिट निकालोगे, थ्रूपुट को आपको निकालना पड़ेगा पर बॉटलनेक एक्टिविटी। तो बॉटलनेक एक्टिविटी क्या है? पर आर है, थ्रूपुट रिटर्न पर आर आ गया। नाउ टीए रेशियो निकालने के लिए क्या करते हो? टीए रेशियो निकालने के थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, राइट, डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पर आर पर पीरियड सेम होना, दैट इज अगर ये आर में है तो ये भी आपका आर के टर्म्स में कैलकुलेट होना चाहिए। डेज में होता तो डेज में, राइट, मंथ्स में होता तो मंथ्स में। सो पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टीए रेशियोज 1.5 एंड 0.98। टीए रेशियो जो हायर होगा वो आपके लिए उसकी रैंकिंग फर्स्ट आएगी, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग। सो आपने ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बता दिया और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ये आप कंसिडर करोगे तो आपके टोटल मशीन आवर्स सबसे पहले ऑनलाइन ऑर्डर के लिए कितने जाएंगे? 640 एंड 960। देन जेड के लिए, जेड क्योंकि जेड आपका हाई रिटर्न अर्निंग प्रॉफिट है, रिटर्न अर्निंग प्रोडक्ट है, सो 1.6 से डिवाइड कर 2400 आवर्स बैलेंस बचे हैं, दैट इज ये बैलेंसिंग फिगर्स 24 आवर्स बचे हैं। तो 1.6 से डिवाइड किया तो 1500 यूनिट्स बनते हैं, और ये आपके दैट इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आर दिए हुए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट, और ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑनलाइन बुकिंग, सेकेंड पार्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग करने की वजह से क्या हुआ? जो हाई अर्निंग प्रोडक्ट था वो आप नहीं बना सके, दैट इज डी। 1200 यूनिट्स अगर इसके नहीं बने होते, 1200 यूनिट्स अगर इसके नहीं बने होते तो वो आर्स सबसे पहले प्रोडक्ट जेड के लिए गए होते। तो यही बात आपको यहाँ पे देखना है। द हैड देयर बीन नो ऑनलाइन बुकिंग, फर्स्ट प्रोडक्ट जेड शुड बी प्रोड्यूस्ड, 2000 यूनिट्स बनाए गए होते, 3200 मशीन आवर्स लग जाते। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड 1200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी, अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जेड इज 100 यूनिट्स। वो 100 यूनिट्स कैसे आए? 1500 और 400 देखा जाए तो 1500 और 400 तो अभी ऑनलाइन बुकिंग और ऑफलाइन बुकिंग में, ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड ऑफलाइन ऑर्डरिंग में 1900 यूनिट्स बने, जबकि बनाने की हमारी पूरी कैपेसिटी और हम बनाने भी वाले थे 2000 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स का लॉस है। तो ये 100 यूनिट्स के लिए आवर्स, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, थ्रूपुट रिटर्न अर्नड, जितना आपका रिटर्न अर्नड है डी पे, तो ये आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट है, नेट लॉस, ठीक है। थर्ड बताना है आपको, रिकमेंड द ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट, थर्ड केस में। सो थर्ड केस में रिकमेंडेशन टू अवॉइड लॉस ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अब लॉस ऑफ प्रॉफिट है क्योंकि मेरे पास आवर्स की लिमिटेशन है, नहीं तो मैं क्या करता, ऑनलाइन ऑर्डर के बाद भी जो प्रोडक्ट जेड है फुल बनाता और प्रोडक्ट डी फिर बनाता। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट डी के थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को इंप्रूव कर दिया जाए तो रैंकिंग बढ़ जाएगी उसकी डेफिनेटली।
थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो यहाँ पे क्या होता है, इज द रिटर्न अर्न in an hour divided by the factory cost incurred by the factory in an hour. Factory cost is generally fixed in nature. A ratio above 1 signifies क्या, अगर रेशियो एक से ऊपर जाता है तो ये कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सफिशिएंट है आपके फैक्ट्री कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। टीए रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डी, Z has a throughput accounting ratio of 1.8 while product D has a throughput accounting ratio of 0.98. ये तो पता है कि प्रोडक्ट Z और प्रोडक्ट D जो है उनका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो पता है। दिस इंडिकेट दैट अर्ली रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्ट D, इसे A की जगह D करना, कैन कवर द अर्ली फिक्स्ड Z, प्रोडक्ट Z कैन कवर अर्ली फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज प्रॉफिटेबल। लेकिन जो प्रोडक्ट डी है डज नॉट यील्ड इनफ अर्ली रिटर्न टू कवर द अर्ली फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो प्रोडक्ट Z प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट डी प्रॉफिटेबल नहीं है, देयरफॉर Z शुड कंसीडर वे ऑफ इंप्रूविंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डी। अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो टीए रेशियो इंप्रूव हो जाए आपका प्रोडक्ट डी का तो वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और वो कैसे इंप्रूव होगा, इंक्रीज कर दिए जाए सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी बट द डिमांड में फॉल, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉल हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस जरूर बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाउएवर देयर मे बी क्वालिटी इश्यूज। मटेरियल कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, बट वहां पे क्वालिटी इश्यूज का खतरा है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर मेड अवेलेबल इन ईच बॉटलनेक। एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकते हैं, इंक्रीज किया जा सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हर एक बॉटलनेक आवर्स में बनाए जा रहे हैं। रेजिंग अप बॉटलनेक so that more hours are available of the bottleneck resources. Option number second, prioritize production of product Z, prioritize production of Z, prioritize of product Z over D. Z has the prioritized production of product Z since it is more profitable than product D. As per the throughput accounting ratio, product D does not yield sufficient return per hour to cover the hourly overheads cost, therefore gets second priority over Z. Since machine are the bottleneck, if products for entire 4000 hours is focused on product Z, return yield would be sufficient to cover the factory overheads. However, product Z has a maximum demand of 2000 units that requires 32 machine hours. Remaining 800 machine hours can be devoted to D, during which 1000 units can be produced, 800 hours. Maximum demand of product D is 1600 units. Therefore, the balanced 600 units of D will remain unsatisfied. What it says, ये कहता है कि आप क्यों ना सबसे पहले, क्योंकि आप देखो यहाँ पे Z और D है, Z and D, 2000 यूनिट्स into 1.6, 3200 आवर्स, बचे बैलेंस कितने, 800 आवर्स, ये आप प्रोडक्शन कर लो डी का। तो इसका मतलब ये कि आप प्रायोरिटाइज करो, क्या करोगे, प्रोडक्शन Z के को प्रायोरिटी दोगे, पूरे 2000 बना लो, फिर उसके बाद आप डी बनाओ। और अनसेटिस्फाइड ऑफ डिमांड जो आपका प्रोडक्ट डी का है उसे आप आउटसोर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन रिक्वायर suitable cost benefit analysis. Moreover, the risk associated with outsourcing is like unsatisfactory quality and service or the failure of supplier cannot be ignored. Overall, to enhance profitability or avoid any type of loss of profit, Z may consider the option recommended above with a long term perspective. ये एक long term perspective के साथ किया जाने वाला काम है, ठीक है। So this was the option। पहले ऑप्शन में क्या किया जा सकता है, टीए रेशियो प्रोडक्ट डी का इंप्रूव कर दिया जाए, उसे भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा वो। उसके लिए आपको बताया कि क्या क्या किया जा सकता है टीए रेशियो इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट डी का, सेलिंग प्राइस बट डिमांड फॉल हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बट क्वालिटी गिर सकता है, इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी, हर एक बॉटलनेक आवर्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं उन्हें इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर आप बॉटलनेक को इंप्रूव कर सको, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सको। ऑप्शन नंबर सेकंड में आप प्रायोरिटाइज कर दो कि नहीं, मुझे सबसे पहले Z प्रोडक्ट को ही बनाना है, 2000 यूनिट्स पूरे बना लो, फिर उसके बाद जो बचे वो D बनाओ। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो अनसेटिस्फाइड डिमांड रह जाएंगी डी की उसे आप आउटसोर्स कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो। प्राइस कस्टमाइजेशन फोर्थ पार्ट में कहता है आपसे प्राइस कस्टमाइजेशन के लिए, सी फोर्थ पार्ट, लिस्ट वेरियस वेज थ्रू विच प्राइस कस्टमाइज। सो द फोर्थ पार्ट इज प्राइस कस्टमाइजेशन। प्राइस कस्टमाइजेशन में हमें क्या करना होता है, प्राइस कस्टमाइजेशन में
प्रोडक्ट को सम टाइम हमें प्राइजेस उसके कस्टमाइज करने पड़ते हैं कंसिडरिंग इट्स टेस्ट, प्रेफरेंस एंड परसीव्ड वैल्यू। जो कस्टमर है वो 3 चीजों को देखता है, टेस्ट, प्रेफरेंस और उसके परसीव्ड वैल्यू। तो इन तीनों को कंसिडर करते हुए हम प्राइस कस्टमाइज कर सकते हैं और वहां कर सकते हैं जहां मार्केट सेगमेंटेबल है, राइट। सबसे पहले आपका बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। अगर एक प्रोडक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट आर कस्टमाइज एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर when the products are customized for customer requirement, pricing can be based on customer specifications. Standard product can have base price to which the company can top up the charge with any additional customization. Second is based on customer past behavior. Customer के past behavior अगर उसका good payment track records हैं, with a good payment track records, तो उसके credibility worthiness बढ़ जाती है और बिजनेस को सस्टेन करने के लिए वो ऑफर्स जो अभी तक नहीं भी चल रहे वो ऑफर देने पड़ते हैं, या एडिशनल कुछ नया डिस्काउंट्स, नए ऑफर्स, प्रमोशंस देने पड़ते हैं उन्हें, उन कस्टमर्स को, इन कंपैरिजन टू अदर कस्टमर्स। थर्ड है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मींस डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, सोशल स्टेटस के बेसिस पे। For example, railway fare discount for senior citizens or a concessional prices ticket for a military personals. Based on a time differentials, different prices for different time periods. If a customer extend a long-term contract, an additional discount may be extended since business is contracted for a longer period of time. That means example की बात करें तो अगर आप broadband services लेते हो तो वहाँ पे 6 month subscription plan के rates अलग, या Amazon की बात करूँ monthly plan rates डिफरेंट, एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे आपको हैवी डिस्काउंट दैट इज 999 में अवेलेबल हो जाता है। नेटफ्लिक्स, मोर, जितने भी आप यहाँ पे ये सारी चीजें थे जो टाइम डिफरेंशियल बेसिस पे, दैट इज डिफरेंस ऑफ टाइम। या फिर अगर मैं बात करूँ, आप मूवी हॉल्स में जाते हो, मॉर्निंग शो टाइमिंग्स के रेट अलग होंगे, इवनिंग के अलग होंगे, वीकडेज के अलग होंगे, वीकेंड्स के अलग होंगे। कहीं होटल्स पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे टाइमिंग डिफरेंसेस देखो। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो तो होटल के चार्जेस के रेट ज्यादा होंगे, ऑफ सीजन में जा रहे हो तो बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो दीज आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन बेसिस पे, प्रोडक्ट लाइन बेसिस पे। दैट मीन्स प्रोडक्ट लाइन बेसिस यहाँ पे क्या है, 2 GB पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हो, 4 GB 1664, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन बेसिस, राइट। कस्टमर पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे एंड अ डिफरेंशियल बेसिस पे प्राइस कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। देन फिफ्थ पार्ट क्या कहता है आपका, फिफ्थ पार्ट ये कहता है given that the product Z and D are respective in a maturity stage and a introduction stage of their life cycle, state the most appropriate pricing policies that could be followed by Z for Z and D as per their life cycle। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो the life cycle of product has the 4 stage, namely introduction, growth, maturity and a decline stage। ठीक है, बात सही है। maturity stage में कौन है, प्रोडक्ट Z है। कैसे पता आपको maturity stage में है, क्योंकि Z is to be given maturity stage, the third stage of the product life cycle is characterized by established market। इनका established market है। after rapid growth in the sales volume in a previous stage, growth of the sales of the product will saturate, growth of the sales for the product will saturate, competition would be high due to large number of rivals in the market। जो आपका कंपटीशन है वो बहुत हाई होगा क्योंकि मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन होगा, दिस में लीड टू डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने मार्केट शेयर को बचा के रखना होता है। यूनिट सेलिंग प्राइस में रिमेन कांस्टेंट सिंस द मार्केट इज वेल एस्टेब्लिश्ड, ओकेजनल ऑफर्स में बी यूज्ड टू टेम्प्ट कस्टमर, अदरवाइज दिस स्टेज विल मार्क कंसोलिडेशन ऑफ द मार्केट। और जो प्रोडक्ट डी है वो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। Product D is in introduction stage, first stage of the product life cycle. Penetration pricing is adopted to charge a low prices in the initial stage for the penetrating the market as quickly as possible for a new product. This low price strategy will popularize the product. Once the market is established, the price may be increased. तो अगर आप देखो तो जो प्रोडक्ट डी है वो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज में और पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो किया जा रहा है। पेनिट्रेशन से आप पेनिट्रेट कर सकते हो मास मार्केट को, इनिशियली प्रमोट करके आप लेटर ऑन अपने प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड, penetration pricing will be suitable। penetration pricing कब suitable होगा, when the demand of the product is elastic, more demand when the prices are low, large scale production of the product yields economies of scale, threat of competition require prices to be set low, it serves as an entry barrier to the prospective competitors as well। And a skimming pricing policy, if product D has a
हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट डी जो है वो हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो इट में अडॉप्ट द स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, दैट इज हाई स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हो. द प्रोडक्ट with unique features will differentiate it from other products, leading to revolutionary impact on a market and a customer behavior. Customers may not mind paying a premium for the unique product offering. Focus may be on promoting the products to gain the market share. Skimming pricing policy may work when, कब काम करता है, there seems to be no competitors providing similar products and the demand is inelastic. That means जो आपका penetration है उसका completely reverse है, demand inelastic होगा और कंपटीटर्स जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे इनिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हाई होता है और इसीलिए प्रीमियम प्राइसेस रखे जाते हैं जिससे कि जल्दी जल्दी वो फास्ट रिकवरी हो सके फिक्स्ड कॉस्ट की. रिवर्स इंजीनियरिंग, over the time competitors can reverse engineer and offer similar product, therefore the price may be lowered in the long run to retain the market share. So these was the strategies, right? So ये पांचों पॉइंट्स हो गए, हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया. सो टोटली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 6 अमेंडमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. सो एवरीवन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना